देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि एक अमिट छाप छोड़ देती हैं, एक ऐसी छाप जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम, जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले किस्से की तरफ। हमारा पहला किस्सा माचिस से जुड़ा हुआ है। आज का दिन माचिस के लिए बेहद ही खास है। क्यों खास है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। साल का आखिरी दिन है। जाता हुआ साल माचिस की तिल्लियों जैसा रहा। किसी के घर जला गया तो किसी के घर का अंधेरा दूर कर गया। किसी ने विपरीत परिस्थितियों में भी आपदा में अवसर की तलाश करने की तमाम कोशिशें की। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आज माचिस का इतना जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि आज ही के दिन 31 दिसंबर साल 1827 का वो दौर जब आज ही के दिन माचिस का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार जॉन वॉकर ने किया। जॉन वॉकर की अगर बात की जाए तो वो ब्रिटेन के एक बड़े वैज्ञानिक थे। उस वक्त उन्होंने एक ऐसी तिल्ली बनाई जिसने किसी भी खुदरी जगह पर रगड़ने से वो जलने लगती थी। साल 1832 में फ्रांस में एंटीमनी सल्फाइड की जगह फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, जिसमें गंधक की गंध की समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन जलते वक्त निकलने वाला धुआं भी काफी विषैला होता था। इसके बाद साल 1855 में स्वीडन ने ट्यूकर ने दूसरे रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल कर एक सुरक्षित माचिस बनाई, जिनका आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। उस वक्त जॉन वॉकर ने माचिस की तिल्ली पर एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और स्टार्च लगाया था। रगड़ने के लिए रेगमाल का उस वक्त उपयोग किया गया था। नतीजा ये हुआ कि कई बार माचिस की तिल्ली छोटा सा विस्फोट कर देती थी। जब ये जलती थी तो काफी बदबू आती थी। भारत में साल 1927 में शिवकाशी में नाडारा बंधुओं ने माचिस का उत्पादन किया। इससे पहले तक भारत में माचिस या तो विदेश से आती थी या फिर विदेशी कंपनियों ने भारत में माचिस के प्लांट लगाए हुए थे। एक जैसी दिखती है वो माचिस की तिल्लियां। किसी ने घर जलाए तो किसी ने जलाए दिए। माचिस, जिसका आविष्कार आज ही के दिन साल 1827 को हुआ था। जॉन वॉकर जो इसके आविष्कारक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है राग दरबारी से। राग दरबारी के लिए आज का दिन क्यों खास है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। वे पैदाइशी नेता थे क्योंकि उनके बाप भी नेता थे। ये पंक्तियां प्रसिद्ध साहित्य राग दरबारी से ली गई। राग दरबारी, जिसके साहित्यकार थे श्री लाल शुल्क। पद्मश्री से सम्मानित श्री लाल शुल्क, जो अपनी व्यंग्यात्मक शैली के लिए जाने जाते थे। आज का दिन साहित्य जगत के लिए बेहद खास है। साहित्य जगत का वो मोती कहे जाने वाले श्री लाल शुल्क का आज ही के दिन साल 1925 को जन्म हुआ था। वो सरल, सहज, अनुशासन प्रिय प्रवृत्ति के थे। बात की जाए उनके साहित्यों की तो इनमें उनका सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यास राग दरबारी था, जिसका अंग्रेजी सहित 16 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। इस पर दूरदर्शन ने एक धारावाहिक का भी निर्माण किया। श्री लाल शुल्क को भारत सरकार ने साल 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उन्हें साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, पद्म भूषण आदि जैसे कई सम्मानों से उस वक्त सम्मानित किया गया। बात की जाए अगर उनके इतिहास की, तो अगर उस पर रोशनी डाली जाए तो उनके पितामह संस्कृत, उर्दू, फारसी के ज्ञानी थे और एक विद्यालय के भी अध्यापक थे। श्रीलाल के पिता संगीत के शौकीन थे। साल 1946 में उनके पिता का देहांत हो गया था। श्रीलाल शुल्क को अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा का काफी ज्ञान था। श्रीलाल शुल्क का जीवन घोर गरीबी और संघर्ष में बीता। राग दरबारी, सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर उनके लोकप्रिय उपन्यासों में से एक है। श्रीलाल शुल्क एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके थे। साल 1949 का वो दौर जब उन्होंने सिविल सेवा की नौकरी शुरू की। इससे
इससे पहले वो अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने साल 1947 में अपनी आगे की पढ़ाई लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की, जहां से उन्होंने साल 1948 में एमए करने के बाद कानूनी की पढ़ाई भी की। कानून की पढ़ाई के दौरान ही उनका विवाह हो गया, जिस वजह से उनकी पढ़ाई में काफ़ी अड़चनें आई। उन्हें कई रचनाओं के लिए अनगिनत सम्मान मिले। इन सम्मानों में पद्म भूषण, पद्मश्री, मैथिली शरण गुप्त और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार शामिल हैं। साल 1925 का वो दौर जब आज ही के दिन श्रीलाल शुक्ल का जन्म हुआ था। बात की जाए उनके इतिहास की तो उन्होंने सूनी घाटी जैसे बड़े बड़े उपन्यासों का लोकार्पण किया। इतने बड़े उपन्यास लिखे, उन्हें पद्मश्री, मैथिली शरण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। वो बतौर आईएएस ऑफिसर भी अपनी सेवा भारत को दे चुके थे। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी से। आज का दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेहद ही खास है। क्यों खास है, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। साल 1600 का वो दौर जब आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। साल 1608 में विलियम हॉकिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को सूरत लेकर आए थे। इसके बाद कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में साल 1613 को 11 जनवरी के दौरान खोला था। बात की जाए अगर इसके इतिहास की तो उस वक्त कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त भी ली। इससे पहले कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी ने कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए उस दौरान 21 साल तक की छूट दी थी। कारखाने में कंपनी काटन, गद्दे, रजाई, मलमल का कपड़ा आदि बनाया जाता था, जिसका प्रोडक्शन साल 1920 तक बढ़कर 50,000 पीस तक कर दिया गया, जिसे लंदन में उस वक्त एक्सपोर्ट किया जाता था। गुजरात में पुर्तगाली पहले से ही मुगल बादशाह के अंडर में कारोबार कर रहे थे। पुर्तगालियों के विरोध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में व्यापार करने में काफ़ी अड़चनें आई, जिसके बाद कंपनी ने थॉमस रो को भारत भेजा। कंपनी ने 1615 में थॉमस रो को अपने राजदूत के रूप में 600 पाउंड सालाना की तनख्वाह पर रखकर कारोबार बढ़ाने का जिम्मा सौंपा था। रो ने ही जहांगीर के साथ मिलकर कंपनी का कारोबार फैलाने और भारत में ब्रिटिश फौज लाने का रास्ता साफ किया था। साल 1600 का वो दौर जब आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना में विलियम हॉकिंस का बेहद ही अहम रोल रहा है। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।